आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 को आसान भाषा में हम आप लोग को सिखाएंगे। यह प्रश्न हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे देखेंगे कि प्रश्नावली 3.3 में क्या टॉपिक होता है। तो प्रश्नावली 3.3 के टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोग सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे। तो उसमें यह जानना आवश्यक है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, तो हम लोग इसे याद रखेंगे। इसका सामान्य रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए, जब अगर कोई बोलेगा कि गाय देखने में कैसा लगता है, यानी गाय का सामान्य रूप क्या है, तो उसका हम जब जिस प्रकार का उसका शरीर होगा उस प्रकार का ढांचा हम बताएंगे, तो वही हो गया गाय का सामान्य रूप। इसी प्रकार से बोल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखिए, हम इसका एक उदाहरण आप लोग को लिख के बताते हैं। इसका उदाहरण होगा 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें ये जो 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0 है, इसे क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें आप लोग एक देखिए, a क्या आ गया 3, b क्या आ गया 4 और c क्या आ गया 6। तो यही हो गया हमारा। अगर आप लोग को कभी a, b और c ज्ञात करना पड़े तो क्या करेंगे, x के साथ जो आया है संख्या वह हो जाएगा a, y के साथ जो संख्या आया है वह हो जाएगा b और c जो अकेला आया है वह हो जाएगा c। ठीक है। अब आप लोग देखिए, अगर हमें यह पूछा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, तो युग्म का पहले हम लोग अर्थ समझेंगे। तो युग्म किसे कहा जाता है, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जोड़ा में कितना होता है, कम से कम, यानी कि जोड़ा में दो चीज होना चाहिए। अगर मान लीजिए कलम का जोड़ा, तो इसका अर्थ हुआ कि दो कलम हमें चाहिए, तो दो कलम का हो गया, इसे कहेंगे जोड़ा। तो जोड़ा में अगर हम लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसको लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसे हम देंगे समीकरण 1 का नाम। ठीक। फिर दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसे देंगे हम समीकरण 2 नाम। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 1 1 2 2 2 ये कहाँ से आ गया। देखिए, अगर मान लीजिए कि यह समीकरण 1 है और इसमें अगर हम 1 1 1 2 2 2 इसमें अगर हम नहीं लगाएंगे, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। वही फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दोनों सेम हो जाएगा। तो जब दोनों सेम हो जाएगा तो हम इसमें क्या पता, कुछ नहीं पता कर पाएंगे। तो इसलिए जब यह समीकरण 1 है, इसलिए इसमें हम 1 लगा दिए, 1 लगा दिए। यह समीकरण 2 है, इसमें हम इसलिए यहाँ 2 लगा दिए। तो रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये परीक्षा में आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब हम लोग प्रश्नावली पर आते हैं कि प्रश्नावली में क्या पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, प्रश्नावली जो है 3.3 के प्रश्न 1 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब हमें यहाँ पढ़ना है कि इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। ठीक, देखिए, यहाँ हम लोग पहला प्रश्न लिखते हैं, क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। फिर है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, अब आप लोग इसे बनाना सीखेंगे। तो हम इसे मान लिए समीकरण 1 और इसे मान लिए समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसको कैसे बनाएंगे। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या हुआ, प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि किसी एक x और y में से किसी एक को उसके स्थान से हटा देना। तो आप लोग यहाँ कैसे हटाएंगे, तो देखिए, x प्लस वाई बराबर 14 में से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे और एक समीकरण से x का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में डाल देंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 14 से हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, अब आप लोग इसे देखिए कैसे बनेगा। तो x का मान हमें निकालना है, तो याद ये रखेंगे कि बराबर जो होता है ना, तो बराबर के एक तरफ जिसका मान निकालना होता है सिर्फ उसी को लिखते हैं। तो x हम इधर लिख दिए क्योंकि इसका मान निकालना है। अब ये और ये दोनों इस तरफ जाएगा, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है उसे बराबर के एक तरफ रखते हैं और जो बाद बाकी बच जाता है उसे दूसरी तरफ। तो 14 तो पहले से दूसरी तरफ है और y को हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस में है और बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए कि x का मान हमें आ गया, तो इसको हम मानेंगे समीकरण 3। ठीक, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में डाल देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण कितना में डालेंगे, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, देखिए यहाँ हम रखेंगे
तो ये समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, अब हम इसमें अगर हम x का मान ये रखेंगे तो क्या होगा, तो x के जगह 14 माइनस वाई होगा, तो 14 माइनस वाई, और माइनस वाई तो इसमें बच गया, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 14 संख्या है तो इसको हम 14 लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए माइनस वाई और एक और माइनस वाई, तो मान लीजिए कि माइनस में 1 रुपया आपके ऊपर कर्जा है और फिर 1 रुपया आपके ऊपर कर्जा हो गया, तो माइनस का अर्थ हुआ कर्जा, तो कर्जा 1 और कर्जा 1, तो कर्जा कितना हो गया 2, तो यहाँ वाई है तो यहाँ हो जाएगा कर्जा में 2 वाई बराबर हो गया 4। ठीक है, अब हम फिर इसको ठीक करेंगे, तो आप लोग देखिए 14 संख्या वाला है और वाई अक्षर वाला है, तो इसको y वाला को हम एक तरफ रखेंगे और अंक वाला को एक तरफ, तो माइनस 2y लिख दिए बराबर 4 पहले से इधर था। ठीक, ये 14 इस साइड जाएगा तो इसके आगे में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम अपने दिमाग से मानते हैं कि प्लस है, तो इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो फिर देखिए यहाँ हो गया माइनस 2y बराबर कितना हो गया माइनस 10, क्योंकि 4 और माइनस 14 बराबर होता है माइनस 10। तो अब यहाँ y का मान निकल जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा माइनस 10 बट्टा माइनस 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया 2 से 5, यानी कि हमें y का मान कितना प्राप्त हो गया 5। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर ये y का मान जो 5 आया ये समीकरण 2 से आया था, तो हम इस y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम फिर लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर का अर्थ क्या हुआ कि ये जो समीकरण 1 जिसको हम माने थे उसमें इस y के मान को हम रख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम लोग समीकरण 1 लिखते हैं, तो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें y के जगह पर क्या रखना है हमें 5, तो x जोड़ 5 बराबर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले जानते हैं कि जिसका मान ज्ञात करना रहता है उसे x बराबर के एक तरफ रखते हैं और बाद बाकी जो बच गया उसे दूसरी तरफ, तो 14 पहले से दूसरी तरफ था और 5 प्लस में है और इसे उस तरफ ले जाना है, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो गया 9, 14 में से 5 गया तो 9, तो हम यहाँ क्या देखें कि अतः x बराबर कितना आया 9 और y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 5, ये हमारा क्या हो गया उत्तर। अच्छा, इसी विधि को हम क्या कहते हैं, इसी विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। देखिए ये विधि है प्रतिस्थापन विधि। अब आप लोग इसे खुद से बनाएंगे, इसे भी खुद से बनाएंगे। ये दशमलव वाला है तो थोड़ा हल्का कठिन होता है, लेकिन जब आप लोग को दशमलव का जोड़ घटा गुना आता होगा तो ये आप लोगों के लिए भारी नहीं होगा। और ये हो गया 5, तो 5 है रूट वाला, तो हम रूट वाला आप लोग को बताएंगे क्योंकि रूट वाला आप लोग को थोड़ा भारी लग सकता है। ठीक है, तो हम प्रश्न 5 को आप लोग को बना करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न 5। प्रश्न 5 में क्या है, √2 ये x बाहर में है प्लस √3 y बाहर में है बराबर हो गया 0, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा कितना है, दूसरा है √3 इंटू एक्स माइनस √8 इंटू वाई बराबर 0, हम इसे मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब आप लोग ये ध्यान से देखिए कि हम लोग कैसे बनाते हैं इसे। देखिए प्रतिस्थापन में हम क्या बताए थे कि ये जो समीकरण 1 है इसमें से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, तो यहाँ देखिए इससे हम x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो x कैसे निकलेगा, तो यहाँ हम पहले लिखते हैं इसे √2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये जो प्लस में है √3y, इसको हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो हो जाएगा माइनस √3 इंटू वाई हो जाएगा। अब देखिए आप लोग x का मान हमें ज्ञात करना है तो बराबर के एक साइड हमें x लिखना होगा और ये पहले से इस साइड है तो माइनस √3y। और देखिए ये जो √2 है x के साथ किस चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो जब बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो वो गुना हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि √2 जो है x के साथ गुना चिन्ह से जुड़ा हुआ है। तो अगर √2 इस साइड जाएगा बराबर के इस साइड तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा भाग में √2। x का मान हमें इतना आ गया, हम इसे क्या मानेंगे, समीकरण 3 माने थे। ठीक, हम फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि इससे इसका मान निकाले थे, अब इसका मान इसमें रखेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से
समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण 2 में हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ √3 है तो हम लिख दिए √3 x के जगह इतना लिखाएगा तो ये इंटू में हो जाएगा -√3y बट्टा √2 आ गया, ठीक। अब हम x के जगह रखें लेकिन ये तो भी बचा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे -√8y बराबर कितना है 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 को, ये कोष्ट है, कोष्ट का अर्थ क्या होता है गुना, तो इसको इससे गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आता है 3, तो -3y और नीचे में तो √2 रह जाएगा तो √2 नीचे में रह गया, ठीक। माइनस देखिए √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो जब रूट के अंदर 2 2 2 या 4 गुना 4 या 3 गुना 3 कुछ भी लिखा हो तो हम जोड़ा लगाते हैं, तो जब जोड़ा लग जाता है तो इसमें से एक आ जाता है बाहर, तो इसका तो जोड़ा नहीं लगा तो ये रह जाएगा अंदर, तो हम इसे लिख सकते हैं 2√2, तो हम इसे लिख दिए 2√2 और यहाँ हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ इसे लिखते हैं, इसको अगर हम मान लीजिए कि बट्टा का घटाव करते हैं तो क्या होगा, तो √2 हो जाएगा, ठीक। √2 से इसमें भाग देंगे तो 1 तो -3y, ठीक। फिर है माइनस तो माइनस, इससे इसमें भाग देंगे तो √2 होगा, √2 को इससे गुना करेंगे कितना होगा, देखिए 2√2 है, इसको √2 से हम गुना करेंगे तो एक चीज़ देखिए कि √2 और √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 गुना 2 और ये 2 पहले से था, अब फिर जोड़ा लग गया तो एक बाहर आ जाएगा तो 2 गुना हो जाएगा 2 तो कितना हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। फिर -3y -4y तो -7y बराबर, अब देखिए जब बराबर होता है और बट्टा में होता है तो हम तिरछा गुना करते हैं जिसे कोना कोनी गुना कहा जाता है, तो इसको अगर 1 से करेंगे तो इतना ही रहेगा और √2 को 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। हमें किसका मान निकालना है y का, तो y बराबर 0 पहले से इस साइड है और बट्टा में हो जाएगा -7, तो हमें पता है कि 0 में गुना या भाग करेंगे तो हमारा कितना आता है उत्तर 0, ठीक है। तो y का मान हमें कितना आ गया 0। अब देखिए आप लोग y का मान 0 आ गया तो y का मान आ गया तो x का भी मान लाना है, तो हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक ये है √2x प्लस √3y बराबर 0, तो हम यहाँ y का मान रखेंगे तो √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू y के जगह कितना होगा 0, तो 0 अब बराबर में कितना दिया गया है 0, ठीक है। अब आप लोग देखिए √2 इंटू एक्स और √3 को 0 से गुना करेंगे तो हम पढ़े थे कि 0 से गुना करे या भाग करे कितना हो जाता है 0, तो यहाँ हो गया 0। अब देखिए √2x और 0 तो दोनों तरफ 0 इस साइड ले जाएंगे तो 0 + 0 या 0 - 0 बराबर 0, ठीक है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है x का, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 बट्टा √2, तो कितना आ गया 0, तो हमारा आंसर कितना आएगा x का मान 0 और y का मान 0, ये हमारा हो गया उत्तर। इसी प्रकार से आप लोग प्रतिस्थापन विधि को बनाएंगे। तो आप लोग देखिए कि प्रश्न संख्या 1 में जो प्रतिस्थापन विधि से बनाना था आप लोग अभी से बना सकते हैं। सभी क्वेश्चन आप वीडियो से नहीं देखिए, इसलिए नहीं देखिए कि सभी क्वेश्चन अगर बना हुआ वीडियो से आप देखेंगे तो आप अपने हाथ से अपने खुद से कुछ नहीं बना पाएंगे, इसलिए 1-2 वीडियो से समझिए विधि सिस्टम कैसे बनता है और उसके बाद उसे खुद से बनाइए ताकि आपको लाभ हो, ठीक है। प्रैक्टिस भी आपका मजबूत होगा। तो हम लोग अब प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा जाता है, देखिए प्रश्न 2 कह रहा है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो देखिए सबसे पहले हमें ये 2 समीकरण दिया गया है तो हम यहाँ 2 समीकरण पहले लिखते हैं, तो 2x + 3y बराबर 11, ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर 2x - 4y बराबर -24, ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। तो हम अभी एक ही विधि पढ़े हैं प्रतिस्थापन विधि, इसलिए हम इसे प्रतिस्थापन विधि से ही बनाएंगे। आप बना सकते हैं अन्य विधि से भी, लेकिन यहाँ प्रतिस्थापन हम अभी पढ़े हैं तो प्रतिस्थापन विधि से इसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे देखिए बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि ये
समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, ठीक है, तो 2x बराबर कितना होगा, 11 पहले से इधर है और प्लस में 3y है, तो ये बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में 3y। ठीक है, फिर देखिए x का मान हमें ज्ञात करना है, तो बराबर के एक तरफ x को अकेले रखेंगे और ये जो 2 है इसको इस साइड लाएंगे, तो 11 माइनस 3y पहले से इधर था, अब 2 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, तो 2 इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो यहाँ हमारा हो गया x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। ठीक है, अब आप लोग देखिए इसे हम क्या मानते हैं, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, आप लोग इसे याद रखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 3 से किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2 क्या है समीकरण, 2x कितना है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, तो x का मान हम इतना रखेंगे, तो 2 का मान तो नहीं रख रहे हैं, 2 पहले से रहेगा, अब x के जगह सिर्फ इसको लिखेंगे, तो x माइनस 3y बट्टा 2 लिख दिए। अब देखिए फिर माइनस 4y तो इसमें है बराबर माइनस 24 इसमें बचा हुआ था। ठीक है, हम इतना लिख दिए, फिर अब हम इसको ठीक करेंगे, तो ठीक कैसे होगा, ये क्या हो गया, गुना, कोष्ठ का अर्थ क्या होता है, गुना, तो 2 का अगर मान लीजिए, देखिए हम यहाँ लिखते हैं 3 गुना 1/3 या 3 कोष्ठ 1/3, तो 3 का 3 से गुना होगा, तो 3 से 3 कट सकता है, तो इसी प्रकार 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना होगा, देखिए 11 माइनस 3y हो गया और माइनस 4y पहले से था, तो माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, अब हम फिर कैसे लिखेंगे, देखिए y का मान हमें ज्ञात करना है, तो पहले इसे हम y वाला बराबर के एक साइड और अंक वाला बराबर के दूसरी साइड लिख लेंगे, तो माइनस 3y और माइनस 4y कितना हो गया, माइनस 7y, माइनस 24 पहले से इस साइड है। अब देखिए इस 11 को हमें बराबर के इस साइड लाना है, तो प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में, तो यहाँ हम लिख सकते हैं या माइनस 7y बराबर ये कितना हो जाएगा, तो माइनस 24 माइनस 11, 4 1 5 और 2 1 3 और यह है माइनस, तो फिर हम y का मान ज्ञात करेंगे, माइनस 35 बट्टा माइनस 7, तो इससे कट के आ जाएगा 5, तो y का मान हमें कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब देखिए y का मान फिर हमें 5 आया, तो x का भी मान चाहिए, तो x का मान कैसे आएगा, तो x का मान हम कैसे लाते थे, y का मान समीकरण 1 में रखते थे, तो फिर यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा कितना था, 2x प्लस 3y बराबर 11 था। ठीक है, तो हम इसमें y के जगह 5 रखेंगे, तो 2x प्लस 3 और इंटू y के जगह आ गया 5 बराबर कितना है, 11। ठीक है, देखिए तो 2x बराबर 11 पहले से है और 5 दिया 15 इस साइड जाएगा, तो किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक, तो 2x बराबर 11 में से 15 माइनस में जाएगा, तो ये हो गया प्लस 11, ये हो गया माइनस 15, तो हो जाएगा माइनस 4, तो x का मान हो जाएगा माइनस 4 बट्टा 2, तो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, माइनस 2। अब देखिए आप लोग कि हमें x और y का मान कितना आया, तो x का मान आया माइनस 2 और y का मान आया 5, तो ये तो हमारा हो गया पहले उत्तर x और y का। लेकिन यहाँ हमें बोल रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए, क्या बोल रहा है, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है, यानी कि m का मान ज्ञात करना है, x और y का मान जो निकाले हैं उसको यहाँ रखने के बाद। तो ठीक है, हम इसको निकालते हैं, तो यहाँ हमारा था कि y बराबर mx प्लस 3 था। ठीक है, तो y के जगह जो y का मान आया है हम वो लिखेंगे, तो y के जगह आया है 5 बराबर m इंटू x के जगह क्या लिखेंगे, माइनस 2, क्योंकि हमारा मान कितना आया था, माइनस 2, तो माइनस 2 लिख दिए और फिर प्लस में है कितना, 3। ठीक है, लिखते हैं, तो 5 बराबर माइनस 2m लिख सकते हैं, प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब m का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, तो माइनस में है तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2m हो जाएगा। ठीक, बराबर लिखेंगे, 3 तो पहले से इस साइड है और 5 को इस साइड ले जाएंगे, तो माइनस में 5 जाएगा। ठीक, तो 2m बराबर 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 2, तो m का मान कितना आएगा, माइनस 2 बट्टा में 2, तो 2 इकाई 2 यानी माइनस 1, तो यहाँ m का मान हमें कितना आ गया, माइनस 1, वही m का मान हमें ज्ञात करना था, तो हमारा ये हो गया उत्तर, और एक x और y का मान ये उत्तर हो गया। इसी प्रकार से आप लोग प्रश्न 2 को
समझ के रिपीट करके बना सकते हैं। खुद से भी बनाएंगे 2-4 बार ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा गया है, देखिए प्रश्न 3 का जो है उसमें आपको दिमाग लगाना होगा शांति से कि कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए तो ये अब पहले तो हमें सिर्फ समीकरण दे दिया गया था और उसे बनाना था। अब इसका भाषा दिया गया है, भाषा को पहले समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ये हमें बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। देखिए हम आप लोग को बताते हैं। ठीक, बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो यहाँ दो संख्या का अंतर 26 है, तो संख्या तो दिया नहीं गया है कि किस किस का अंतर 26 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना दो संख्या क्रमशः कौन कौन हो जाएगा, x और y है, x और y है, मान लिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है। तो अंतर का अर्थ क्या होता है, अंतर का अर्थ होता है घटाव। तो घटाव में क्या होगा, अच्छा मान लीजिए कि दो संख्या का अंतर 26 है, तो एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि x बड़ा है और y छोटा है। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 26। तभी तो अंतर हुआ। अंतर का अर्थ हुआ कि बड़ा में से छोटा घटा दिए तो जो बच गया वो अंतर हो गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। इससे हम एक समीकरण बना लिए। फिर है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। फिर ये क्या कर रहा है, देखिए हम यहाँ लिखते हैं एक संख्या x और यहाँ लिखते हैं एक संख्या y, लिख दिए। अब क्या बोल रहा है कि ये जो संख्या है इसका 3 गुना है। तो 3 गुना कौन है, x है। तो अगर 3 गुना है x और y के बराबर इसे करना है तो हम क्या करेंगे, आप लोग दिमाग लगाइए। ये 3 गुना है इससे, तो ये जो 3 गुना है ना, ये जो 3 गुना है, अगर हम इसमें 3 से भाग दे देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर नहीं तो देखिए हम आप लोग को समझाते हैं। ये जो 6 है 2 का 3 गुना है, तो 6 3 गुना है। तो अब इसको बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, तो या तो इसको 3 से भाग दे देंगे या इसको 3 से गुना कर देंगे, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 3 गुना है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इससे हमें समीकरण बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो x और इसको इस साइड लाएंगे तो -3y बराबर इस साइड कितना बच गया, 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। अब आप लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। आप लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, क्योंकि हम लोग अभी प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अगर आप लोग को नहीं बनेगा तो इसका अर्थ है कि आप लोग अच्छे से वीडियो नहीं देखें, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना है। अगर बन गया तो आप लोग समझिए कि प्रतिस्थापन विधि आप लोग समझ गए और भाषा को समीकरण के रूप में ढालना भी आप लोग समझ गए। ठीक है, तो आप लोग इसे बना लेंगे, क्योंकि हम बना करके आप लोग का समय बर्बाद होगा। आप लोग को हम ये बता दिए कि इसका समीकरण कैसे बनाना है, और समीकरण बनाने के बाद आप लोग हल खुद से करेंगे ताकि आपका प्रतिस्थापन विधि अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं 3 के 2 प्रश्न पे, क्योंकि 3 में ही 4 5 6 प्रश्न दिया गया है, 1 2 3 करके। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, समीकरण 2 में बोल रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि दो संपूरक कोण में, तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, 6 7 8 क्लास में आता है पूरक और संपूरक। तो यहाँ हम थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। संपूरक कोण किसे कहा जाता है, देखिए अगर x कोण है, मान लीजिए कोई 80 डिग्री है, ठीक है, तो x का हमें बोलेगा कि संपूरक कोण कितना होगा। तो हम याद रखेंगे कि x का जो 80 है इसमें कितना जोड़ें ताकि हमारा आ जाए 180 डिग्री आ जाए। तो कितना जोड़ेंगे हम, 100 डिग्री जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 180। यानी कि अगर x का मान है 80, तो अगर यहाँ हम y लिख दिए तो y भी आएगा ना 80 के साथ, कितना जोड़े कि 180 आ जाए। तो y का कुछ मान होगा, तो ये x और y को जोड़ेंगे तो कितना मान आना चाहिए टोटल, तो 180 डिग्री। यानी कि दो ऐसा कोण जिसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो इन दोनों कोण को कहा जाता है संपूरक कोण, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए हम इसे बनाते हैं। तो बोल रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले दो संपूरक कोण हमें लिखना होगा। तो हम लिखेंगे माना संपूरक कोण में, क्या संपूरक कोण में बड़ा और छोटा होगा, क्योंकि इसमें 18 डिग्री अधिक है तो एक बड़ा एक छोटा होगा। कोण में बड़ा
कोण मान लेते हैं बराबर x डिग्री, क्योंकि कोण का मान डिग्री में होता है, तथा छोटा कोण बराबर कितना होगा y डिग्री। हम पहले इसे मान लिए। ठीक, अब देखिए बोल रहा है कि दो समपूरक कोण, तो इसका अर्थ है कि ये जो दोनों कोण है कैसा कोण है, समपूरक कोण है। तो समपूरक कोण कैसे होता है, अगर ये x है और ये y है, इसको जोड़ेंगे दोनों को हम, तो समपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका अर्थ है कि जब ये दोनों समपूरक कोण है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। देखिए आप लोग को समीकरण बनाना कितने आसानी से हम सिखा रहे हैं। ठीक है, अब हमें जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है तो दो समीकरण चाहिए, तो दूसरा समीकरण फिर कैसे बनाएंगे। तो इसमें बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटा से 18 अधिक है। बड़ा कोण क्या है, छोटा से 18 अधिक है। अब देखिए ये x है मान लीजिए बड़ा कोण, और ये y जो है छोटा कोण। ठीक है, तो बराबर हमें करना होगा, ये याद रखेंगे कि बराबर करना है। तो बड़ा कोण जो है छोटा से 18 अधिक है, तो बड़ा ये है तो और ये छोटा है, तो 18 अधिक कोण होगा, x होगा या y, x होगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण है 18 अधिक, तो ये 18 अधिक है और इसके बराबर करना है, तो ये इससे 18 कम है, तो इसमें जो अगर हम 18 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 18 कितना था, अधिक था, तो अधिक 18 था ये, अगर इसमें हम 18 जोड़ दिए तो इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब हम इससे समीकरण निकाल सकते हैं, y को इस साइड ले आएंगे तो x माइनस वाई बराबर हो गया 18 डिग्री। अब देखिए ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब इसे आप लोग प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। चलिए हम आप लोग को इसका प्रतिस्थापन विधि बना के दिखा देते हैं, ताकि बीच बीच में आप लोग को पता चले कि कैसे बनता है। वैसे तो हमने बता दिया है, फिर आप लोग एक बार देखिए हम बताते हैं। चलिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या बोले थे कि पहले समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, तो यहाँ क्या है, समीकरण है x प्लस वाई बराबर 180 था। ठीक, अब हम x का मान ज्ञात करना है तो बराबर के एक साइड अकेले x को रखेंगे, और ये जो y और 180 है इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो 180 तो पहले से इस तरफ है, अब y को इस साइड से इस साइड ले जाना है, तो प्लस में है तो किस में चला जाएगा, माइनस में आ गया। ठीक, अब आप लोग देखिए ये हमारा हो गया समीकरण 3, इसे मान लेंगे समीकरण 3। अब देखिए फिर हम पढ़े थे कि x का मान समीकरण 2 से आया है, कितना 1 से आया है, तो किस में रखेंगे, 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कितना में रखेंगे, 2 में रखेंगे, रखने पर। तो 2 समीकरण कितना था, x माइनस वाई बराबर 18। तो x के जगह हम क्या रखेंगे, 180 माइनस वाई रखेंगे, क्योंकि x का मान तो ये आया है और इसके बदला में ये रखना है। ठीक, और फिर ये y माइनस आ गया, ठीक, बराबर 18 डिग्री ये आ गया। अब देखिए इसे हम y को, y वाला ये है और ये अंक वाला है, तो हम बराबर के एक तरफ y वाला को रखेंगे, तो माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा, -2y। 18 पहले से इस साइड है और 180 को इस तरफ ले जाना है, तो माइनस हो जाएगा 180। ठीक है, अब देखिए फिर हम इसे लिखते हैं -2y बराबर 180 आ गया माइनस में और 18 आ गया प्लस में। तो एक चीज़ आप लोग देखिए, तो कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, -162 डिग्री आएगा। ठीक, अब फिर हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान कैसे होगा, तो -162, अब बट्टा में हो जाएगा -2, तो इससे ये कटेगा, 2 8 16, 2 इकाई 2, तो कितना हो गया 81 डिग्री। तो यहाँ हमें y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री। अब फिर y का मान हम किस में रखते थे, y का मान रखते थे समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो एक समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 180 था। ठीक है, तो हम y का मान रखेंगे तो x प्लस वाई की जगह कितना हो जाएगा, 81 बराबर हो गया 180। ठीक है, तो यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो 180 और ये 81 जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा माइनस। तो 180 में से 81 घटाइए आप लोग, देखिए कैसे घटेगा, घटाना आप लोग को जल्दी है, क्योंकि परीक्षा में आप लोग को जोड़ घटाव का काम अच्छे से होना चाहिए, जल्दी। देखिए ये 0 है, इससे 10 लेंगे, 10 से 1 गया तो 9, ये कितना हो गया 7, तो 10 7 17 में से 8 गया तो कितना हो गया 9 आ गया, तो ये हो जाएगा 99, तो कितना हो जाएगा 99। ठीक है, अब आप लोग देखिए x का मान हमें कितना आया, 99 डिग्री आया, और y का मान कितना आ गया,
81 डिग्री आ गया। बस यही हमें उत्तर है। अब देखिए आप लोग, ये जो दोनों कोण हुआ, कैसा कोण हुआ? समपूरक। तो समपूरक कोण जो हुआ, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए हमें? 180। तो इस दोनों को जोड़िए आप लोग, आ जाएगा आप लोग को 180। ठीक है, हम लोग अब प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हमें क्या पूछा गया है देखते हैं, चलिए। प्रश्न 3 में क्या पूछ रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद रुपया 3800 में खरीदा। ठीक है, तो अब आप लोग इसे देखिए, दिमाग लगाइए, इसमें क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है, 7 बल्ला खरीदा तथा 6 गेंद खरीदा, जिसका दाम लग गया उसको 3800 रुपया। तो आप बताइए कि 7 बल्ला कितना में दिया और 6 गेंद कितना में दिया? बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो ठीक है, अब देखिए आप लोग कि यहाँ जो इसको हम समीकरण में बनाएंगे तो क्या दिमाग लगाएंगे। तो आप लोग एक बार सोचिए कि 7 बल्ला अगर हम खरीदे और 6 गेंद खरीदे, तो आप लोगों को अगर दाम बताया जाए कि एक बल्ला का दाम इतना है, तो 7 बल्ला का निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक बल्ला का दाम नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना एक बल्ला का मूल्य कितना हो गया? x रुपया, तथा फिर गेंद भी खरीदा है, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि एक बल्ला का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य हमें y रुपया प्राप्त हो गया। तो आप देखिए 7 बल्ला खरीदा गया है, तो कितना रुपया लगेगा? एक बल्ला में x रुपया, तो 7 बल्ला में 7x रुपया। तो हम इसको अब समीकरण में लिखेंगे, 7 बल्ला है तो एक बल्ला का दाम x रुपया, तो 7 बल्ला का 7 गुना x। ठीक, फिर 6 गेंद खरीदा और इस दोनों को जोड़ करके 3800 रुपया लिया है। तो 6 और गेंद का दाम कितना है? एक का y, तो इसको y से गुना करेंगे तो 6y रुपया हो गया गेंद का। अब इस दोनों का मूल्य जोड़ के दुकानदार कितना लिया है? 3800 रुपया। ठीक है, इसे ठीक करते हैं। 7x प्लस 6y बराबर कितना हो गया? 3800। ये हो गया हमारा समीकरण 1, आसानी से हो गया। ठीक, फिर देखिए बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में खरीदा। 3 बल्ला फिर बोल रहा है, तो 3 और एक बल्ला का दाम x, तो 3x रुपया लगेगा बल्ला में। ठीक, फिर 5 गेंद, तो जोड़ेंगे 5 और एक गेंद का दाम है y, तो हो गया कितना? 1750 रुपया। ठीक, फिर इसे समीकरण बनाएंगे तो 3 गुना x, 3x प्लस 5 गुना y बराबर 5y बराबर कितना हो जाएगा? 1750। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि से हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का जो मान आएगा एक बल्ला का मूल्य आ जाएगा, y का जो मान आएगा एक गेंद का मूल्य आ जाएगा। तो वही पूछा जा रहा है कि प्रत्येक बल्ला और गेंद का मूल्य ज्ञात करें। अब आप लोग इसे बना सकते हैं अपने से। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या बोल रहा है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा। देखिए, टैक्सी, जब कोई शहर में टैक्सी चलता है तो उसके भाड़े में एक फिक्स भाड़ा है, यानी कि यह 2 टाइप से भाड़ा लेता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर से आपका स्कूल फिक्स दूरी पर है और डेली वहाँ से ऑटो चलता है, टैक्सी चलता है, तो आपको पता है कि यहाँ से हमें स्कूल जाना है तो 10 रुपया फिक्स है जो लगेगा। ठीक है, लेकिन भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब आप लोग स्कूल से दूर जाना है तो इसके लिए अलग से आप लोग को भाड़ा देना होगा। तो यही हुआ, एक हुआ नियत भाड़ा और एक हुआ अतिरिक्त भाड़ा। क्या हुआ? अतिरिक्त भाड़ा। तो ठीक है, तो बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। देखिए, यह बोल रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो 10 किलोमीटर चला है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो नियत दूरी था वह तो चला ही, उसके साथ 10 किलोमीटर दूरी और चला। ठीक है, तब भाड़ा लग गया इसका कितना? 105 रुपया। तो इसे हम समीकरण में कैसे बनाएंगे? देखिए, तो हम अच्छा, नियत भाड़ा दिया हुआ तो नहीं है और अतिरिक्त भाड़ा भी नहीं दिया गया है, तो हम मान लेंगे नियत भाड़ा x रुपया। तो हम लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा बराबर कितना? x रुपया। ठीक है, तो नियत यानी कि फिक्स, यानी कि x रुपया आप लोग को इतना दूरी से इतना दूरी जाने में लगेगा ही। ठीक, और उसके बाद क्या है? अतिरिक्त भाड़ा। तो हम फिर मानेंगे तथा अतिरिक्त किलोमीटर, यानी कि अतिरिक्त, जब 1 किलोमीटर चलेंगे तो 10 रुपया, 2 किलोमीटर चलेंगे तो 20 रुपया, अतिरिक्त किलोमीटर पर भाड़ा बराबर y रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है 10 किलोमीटर चला है, तो देखिए ये फिक्स भाड़ा है, फिर 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला है तो 1 किलोमीटर का y, तो इसका 10y बराबर 105। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण 1।
ठीक है। फिर बोल रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा 155, तो x प्लस 15y बराबर 155 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसे हम फिर क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर लेंगे। ठीक, आप लोग इसी प्रकार से बना सकते हैं इसे। प्रश्न 5, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। क्या बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश फिर कहाँ से आया, हर कहाँ से आया, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे माना अंश बराबर x, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, हर बराबर y मान लिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अच्छा, भिन्न बोल रहा है, भिन्न, तो भिन्न क्या होता है, तो इसका भिन्न कितना हो जाएगा, अंश ऊपर में जाता है और हर नीचे जाता है, तो ये हो गया भिन्न x बटा वाई आ गया। ठीक, अब बोल रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो x में भी 2 जोड़ दिया और y में भी 2 जोड़ दिया, तो वह 9/11 हो जाता है, हो गया। अब इसे हम कैसे ठीक करेंगे, तो हम पढ़े थे कि बराबर में और बट्टा में रहे तो कोना कोनी गुना होता है, तो 11 को इससे गुना होगा और 9 को इससे होगा, तो 11 इंटू x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 9 इंटू वाई प्लस 2 हो गया। फिर इसे ठीक करेंगे, 11 दूनी 22 प्लस 11 गुना x, तो 11x बराबर 9 गुना y, 9y प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, देखिए x और y को समीकरण में लाना है, इसको समीकरण बनाना है, तो 11x लिख सकते हैं, 9y इधर लिख दिए, तो ये हो गया बराबर 18, ये इधर है, 22 इस साइड जाएगा तो माइनस में 22। ठीक, तो अब इसे समीकरण 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा, -4। ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर दूसरे भाषा में क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब यहाँ बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर में हम क्या करेंगे, दोनों में 3 जोड़ देंगे, तो दोनों में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे हम समीकरण बनाएंगे, तो इसको ऐसे गुना होता है, तो 6 इंटू x प्लस 3 होगा, 6 इंटू x प्लस 3 बराबर 5 इंटू वाई प्लस 3 होगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम ठीक करते हैं, तो 6 इंटू x कितना हो गया, 6x और 6 त्रिक 18 बराबर 5y, 5y 5 त्रिक 15 हो गया। ठीक, 6x इसको इस साइड ले जाएंगे तो -5y बराबर 15 पहले से है इस साइड, 18 इस साइड जाएगा तो माइनस में 18। ठीक, फिर इसे देखिए 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y लिख दिए, 15 में से 18 गया तो -3, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण से आप लोग इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से गणित समझना आसान हुआ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, धन्यवाद।